होता है। बहुत कम लोग होंगे वो जो कहा जाता है ना कि सोने का चमचा लेके पैदा होंगे, बहुत कम होंगे, शायद को 5% होंगे। तो ऑब्वियसली आर्ट की हमारे यहाँ इतनी ना तो मार्केट है और ना ही इसको समझने वाले इतने लोग हैं। इवन हमारे घर वालों को भी आइडिया नहीं है। इस तरह एक बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दो और उसी एज में एक बच्चे को काम पे डाल दो। काम पे जाने वाला बच्चा रोज़ पैसे लेके घर आएगा, पढ़ने वाले बच्चा पैसे तो नहीं लेके आएगा, हाँ, लेकिन वो उसको 5-10 साल के बाद वो जितने पैसे लेके आएगा, वो जो काम करने वाला है वो शायद 1 साल में उतने पैसे इकट्ठे करके ले आए। तो उन्होंने कहा उनको आके कि आप क्यों मार रहे हो उसको, वो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है और आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ना वो इंग्लिश पढ़ेगा, ना वो जो है ना वो आर्टिस्ट बन पाएगा और वो बन जाएगा मैकेनिक। ये बात भी उनके लिए इतनी नहीं थी। जब उन्होंने रेड टैग देखा तो मैंने पूछा क्या है, मैंने कहा अम्मा ये बिक गई हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये कितने की बिकी है? मैंने कहा कि ये जो पेंटिंग उन्होंने पूछी थी मैंने बताया 1,20,000 की है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा हाशमी। मेगा सक्सेस स्टोरीज़ के साथ एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं जावेद इकबाल मुगल से। ये जितनी मेरे पीछे आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये तमाम उन्हीं के हाथ से निकली हैं, उन्हीं की पेंटिंग हैं ये। और मैं उनकी सफ़र की अगर बात करूं तो 2002 में उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन का आगाज़ किया और फिर एक तवील मुसाफ़िकत तय करने के बाद शेखुपुरा से उठकर लाहौर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से BFA किया और फिर NCA चले गए मास्टर्स के लिए। उस्ताद हाजी अजमल के हाथों से तैयार हुआ बच्चा कैसे होर्डिंग बोर्ड से निकलकर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स तक आया, ये सफ़र जानेंगे जावेद इकबाल मुगल की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, इतनी खूबसूरत लोकेशन के लिए। और आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा और मेरे जैसे बंदे के लिए आपने इज़्ज़त दी। नहीं, हम तो इसी तलाश में होते हैं कि कोई सक्सेस स्टोरी हमें मिले और हमें पता चले कि कोई शख्स जिसने बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किया, हालात से लड़ा और फिर उसको परवान चढ़ाया अपने शौक़ को और फिर एक पाया तकमील तक पहुंचाया। ये तमाम पेंटिंग्स, ये तमाम चीज़ें आपकी कामयाबी का सबूत है। हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा जावेद भाई कि कैसे स्टार्ट किया, फैमिली प्रेशर, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा प्रेशर उसकी फैमिली होती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रगल है या जिस तरह की, मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है। बहुत कम लोग होंगे वो जो कहा जाता है ना कि सोने का चमचा लेके पैदा होंगे, बहुत कम होंगे, शायद को 5% होंगे। बाकी ऑलमोस्ट हम जितने भी देखें अपने सराउंडिंग में, मैंने भी अपने जितने उस्तादों को देखा, जितने लोगों को देखा, सिर्फ आर्ट में नहीं बाकी भी चीज़ों में, वो मोस्टली इसी तरह से आम इंसानों की तरह या आम फैमिली से ही होते हैं और उसके बाद वो स्ट्रगल करके यहाँ तक आते हैं। मेरा भी कुछ इसी तरह से ही था। ऑब्वियसली आर्ट की हमारे यहाँ इतनी ना तो मार्केट है और ना ही इसको समझने वाले इतने लोग हैं। इवन हमारे घर वालों को भी आइडिया नहीं है कि आर्ट के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। सबसे बड़ा तो उनको यही लगता है कि ये काम एक शौक है, ये कारोबार नहीं हो सकता। इसको करके करोगे क्या, प्रोफेशन नहीं इसको बना सकते हम। इसको हर किसी को यही लगता है कि इसको करके करोगे क्या, शौक़ पूरा कर लोगे, कमाओगे कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे। और सिर्फ शौक़ पूरा करके ज़िंदगी गुजारना काफ़ी नहीं होता और इससे हो भी नहीं सकती, गुजर नहीं सकती। लेकिन शुरू में तो मेरा सिर्फ शौक़ ही था और मुझे ये नहीं पता था कि इसको एज अ बिज़नेस या इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक था कि मुझे ये काम ही करना है, ठीक, मुझे बनना है। इवन मेरे भाई भी आर्टिस्ट हैं, मेरे फादर भी स्कल्पचरिस्ट हैं और मेरी फैमिली में है इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो सब जॉब की तरह का काम करते हैं, ठीक है, एज एन प्रोफेशनल, प्राइवेटली इस तरह से काम नहीं करते। तो मेरा था कि मैं करूँगा एज एन आर्टिस्ट, अपने आप को आगे लेके आऊँगा और इसमें मार्जिन है। इस कुछ इन चीज़ों का मुझे आइडिया हो गया था अपने सराउंडिंग में, लोगों को देख के, आर्ट गैलरीज विज़िट करके, अपने जो पहले मेरे से आने वाले सीनियर्स हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, उनके भी तो काम बिकते थे, एग्जीबिशंस भी होती थी, उनको कमीशन काम भी मिलते थे। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस फील्ड में पैसा बहुत है, लेकिन वो जल्दी नहीं आता। हाँ, कमाना भी नहीं आता। लेकिन मुझे एक लगता था शुरू में कि जिस तरह एक बच्चा उसे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दो और उसी एज में एक बच्चे को काम पे डाल दो। काम पे जाने वाला बच्चा रोज़ पैसे लेके घर आएगा, पढ़ने वाले बच्चा पैसे तो नहीं लेके आएगा, हाँ, लेकिन वो उसको 5-10 साल के बाद वो जितने पैसे लेके आएगा, वो जो काम करने वाला है वो शायद 1 साल में उतने पैसे इकट्ठे करके ले आए, बिल्कुल ये काम करेगा। तो मुझे भी यही लगता था कि हाँ, मेरा वक्त आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें हो जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे उस्ताद थे तो इंग्लिश ना आने की वजह से मार पड़ रही थी हमें। अच्छा। तो दूसरे मेरे उस्ताद ज़ुबैर साहब आए, जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ ख़ुद को कि मैं आर्टिस्ट
बनने की तरफ ज़्यादा आया। तो उन्होंने कहा उनको आके कि आप क्यों मार रहे हो उसको, वो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है और आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ना वो इंग्लिश पढ़ेगा, ना वो जो है ना वो आर्टिस्ट बन पाएगा, और वो बन जाएगा मैकेनिक। बिल्कुल। तो क्यों ना जो वो करना चाह रहा है उसको वो करने दिया जाए, और मारो अपने आप को और मुझे कि उस बच्चे ने जो बनना है उसकी बजाय हम उसको वो बना रहे जो वो नहीं बनना चाहता। तो इसमें उसकी गलती नहीं, इसको क्यों मारा जा रहा है। मुझे कहते जाओ छोड़ के तुम कान, तो चले जाओ। मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि यार ये हमारा मसला है बेटा, तुम्हारा नहीं, तुम जो करना चाह रहे हो वही करते रहना। क्या तो ये वो बात उनकी थी ऐसी कि जो मुझे लगा कि हाँ यार इसमें है कुछ, और कुछ भाई की वजह से भी था चीज़ें। और वो फिर मैट्रिक के बाद मैं लाहौर आ गया 2002 में, और आके फिर काम शुरू किया। और हमारे, आपको भी अंदाज़ा होगा, हमारे यहाँ आर्ट की कोई एकेडमीज़ नहीं होती, जिस तरह हर सब्जेक्ट की होती हैं आर्ट की नहीं होती। तो आर्ट को करने के लिए मैं तो पहले सिनेमा पेंटर्स के पास गया, क्योंकि हमें वही आते जाते रोड पे या कहीं नज़र आते थे। तो कुछ अर्सा बाद मुझे पता चला कि आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिर्फ लाहौर और कराची में, बाकी जो पाकिस्तान के जितने भी छोटे शहर हैं उनमें कोई आर्ट इंस्टीट्यूट, कोई आर्ट एकेडमी नहीं है। उसमें सिनेमा पेंटर्स ही हैं जो आर्ट एकेडमीज़ का रोल प्ले करते हैं। तो मैं भी उन्हीं तरह, जो जर्नी मेरी लाहौर आके शुरू हुई वो सिनेमा पेंटिंग से शुरू करके साथ साथ फिर मैं पढ़ने की तरफ आया। तो पढ़ने के साथ फिर मैं आर्ट इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ा हूँ। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की, और फिर मैंने अपना मास्टर्स जो है वो NCA से किया 2018 में। तो वो उसके बाद एज अ आर्ट स्टूडेंट किया, जो कि काफ़ी मुझे उस सिनेमा वाली जो मेरी प्रैक्टिस थी, वो ट्रेडिशनल जो उस्तादों से सीखा था, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे आर्ट इंस्टीट्यूट्स में आके। ठीक ठीक। तो वो कैसा सफ़र था कि उन लोगों से निकल के फिर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरफ आए, NCA में आए, PU में आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में हाँ, आए, और एक वो लोग जो जिन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने वो जिनको हम कहते हैं फटे रंगे, और वो उनकी वो ब्राइट कलर्स और वो सारी वेरिएशंस उनके अंदर, वो कैसा डिफरेंस था? हाँ, हमारे कुछ लोकल जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं ऑब्वियसली उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, कुछ लोगों की शायद थोड़ी बहुत होती भी है। हमारा ये था कि हम लक्ष्मी में रहते थे, और लक्ष्मी के बहुत करीब हमारे दोनों बड़े आर्ट इंस्टीट्यूट्स थे, पंजाब यूनिवर्सिटी और NCA। और होता ये था कि क्योंकि प्रिंटिंग की मार्केट भी वो थी, और शुरू से एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट और सिनेमा और आर्ट की वो मार्केट थी, तो NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग कुछ काम करवाने आते थे वहाँ पे। और पहली बार जब मुझे पता चला कि आर्ट इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लोगो है ब्लू कलर का, वो बनवाने के लिए आए थे मेरे पास, और मैंने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं, मैं आपको ड्रॉ करके बना के दे देता हूँ। मैंने उनको बना के दिया, तो वो मुझे कहते हैं कि आप पढ़ने क्यों नहीं जाते। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कहीं पे पढ़ाई भी होती है इसमें। तो वो मुझे अपने साथ ले गए पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। तो उन्होंने मुझे जाके दिखाया कि भी आर्ट में तो पढ़ाई होती, तुम क्यों नहीं करते। मैंने मैट्रिक किया हुआ था उस वक्त। सही। तो उसके बाद मैंने जब जाके वहाँ का माहौल देखा, तो मुझे लगा जो मर्जी हो जाए मैं यहीं आऊँगा। तो फिर किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेरिट होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मार्क्स भी चाहिए, फिर उनका एंट्री टेस्ट भी है, तो इतने ज़्यादा गैप के बाद किस तरीके से आपने उसको कोप अप किया? गैप मेरा बहुत ज़्यादा है, 8 साल का गैप है। 2002 में मैट्रिक किया और 2010 में जाके मैंने FA किया। तो वो उस दौरान मुझे पता नहीं था कि कोई आर्ट में इस तरह से इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है, मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं पहले ज़रूर चला जाता वहाँ पढ़ने के लिए। तो मुझे था कि मैंने पेंटिंग करनी है और शायद यही काम करना है, तो मैं यहीं से उस्तादों से सीखता रहूँगा और करता रहूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं, जब पता किया तो उनके फॉर्मेट के मुताबिक FA होना ज़रूरी था मिनिमम, और उनके एक सर्टन जो है वो मार्क्स होना मेरिट के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ें मुझे पता चल गई थी, तो पढ़ने में ठीक थे, हम पढ़ते नहीं थे। सही, ये भी एक पॉइंट है कि ना पढ़ना और आ जाता था। अब देखिए कि 8 साल के बाद पढ़ना शुरू किया तो मैंने FA किया था और अच्छे खासे मार्क्स थे, इतने मार्क्स थे कि मेरा एडमिशन हो गया। ना पढ़ने की वजह से पीछे थे, वरना अगर पढ़ने की कोशिश करते तो आ जाता था, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह था। तो वो फिर मैंने इसी नज़रिए से सोच के किया, लेकिन एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी मेरी, तो मुझे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिला इवनिंग में। तो उसके लिए भी मुझे 1 साल डिप्लोमा करना पड़ा। डिप्लोमा के 20 मार्क्स होते हैं, उसके साथ फिर इजीली मेरा एडमिशन जो है वो हो गया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा जावेद भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी के सफ़र के बारे में कुछ बताएं। आपने पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन्स किए हैं, रोल ऑफ ऑनर भी है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो इस सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? ये पहला तो ख्वाब यही था कि मैं पढ़ सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, और जब यूनिवर्सिटी में गया तो ये मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का समझना है कि वो एक
एक दूर एक रोशनी नज़र आई थी मुझे कि हाँ मेरा वो टारगेट है, मुझे वहाँ तक जाना है। तो वो एक सफ़र का आगाज़ हो चुका था वहाँ से। और 2011 में ही पहली बार यहीं पे हमारे एक आर्ट गैलरी, कोपरा आर्ट गैलरी, वहाँ पे कुछ सीनियर्स मुझे ले गए साथ, ड्राइंग वगैरह बोर्ड उठा के कि हमारे साथ चलो। मैं जूनियर था फर्स्ट ईयर में, और उनको पता चला कि इसकी ड्राइंग थोड़ी बेहतर है, तो चला गया मैं उनके साथ। और वो आर्ट कंपटीशन था, उसमें वो सारे लोग भी थे और मैंने भी ड्राइंग की और मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। ज़बरदस्त। तो वो उसके बाद सबकी नज़रों में आ गए। और उसके बाद फिर STC हमारा डिपार्टमेंट है न्यू कैंपस में जो, और आप भी वहीं से हैं और उनके साथ रहे, तो उन लोगों से बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो ये हुआ कि पहचान होना शुरू होगी, और दूसरा ये भी था कि पैसे भी मिलते थे। हमें आर्ट मटेरियल जो है उसके लिए फ्री मिलता था, और फिर हमारा आना जाना फ्री होता था, जो भी अकोमोडेशन थी कुछ भी था, तो ट्रैवल भी कर पाते थे, पूरे पाकिस्तान में घूमे। और पैसों का मसला भी वो नहीं रहा कि मुझे मटेरियल ख़रीदना, तो इस हवाले से बहुत रहा। और मुझे वैसे भी फर्स्ट ईयर में ही स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी में। ठीक ठीक। तो ऑलमोस्ट मेरी 50% स्कॉलरशिप थी, और बाकी मुझे पे करना पड़ता था, तो वो मेरे लिए इतना मसला नहीं रहा पढ़ने का। और जो 24 कॉम्पिटिशन्स किए जो मैंने 4 साल पंजाब यूनिवर्सिटी के टाइम ड्यूरेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 विन किए। और उसी जैसे आपने बताया रोल ऑफ ऑनर, आई होप आपका भी रोल ऑफ ऑनर ही है। तो वो हम इस हवाले से एक अच्छा, वो इंटरेस्टिंग वाकया सुना है जावेद भाई, जब आपकी वालिदा थीसिस डिस्प्ले के वक्त आई। हाँ। और लास्ट टाइम उन्होंने देखा, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि आप NCA में मैंने मास्टर्स किया जब, तो पेंटिंग्स डिस्प्लेड थी, तो मेरी अम्मी को नहीं अंदाज़ा था कि आर्ट बिकता भी है, और अगर बिकता है तो किस वैल्यू के हिसाब से बिकता है वो। तो वो आई और उसका ओपनिंग सेरेमनी चौधरी सरवर साहब ने की, गवर्नर ने। तो वो इस बात से भी परेशान थी कि तुम्हारी पेंटिंग की एग्जीबिशन है, ये गवर्नर साहब क्यों आए? तो क्योंकि वो मेरे पूरे क्लास की ही थी, और ऑफिशियली इंस्टीट्यूट्स ने बुलाना होता है उन्हें, मैंने तो नहीं बुलाना होता, लेकिन उनको ये थी कि मेरे बेटे की है और वो आए। और ये बात भी उनके लिए इतनी नहीं थी। जब उन्होंने रेड टैग देखा तो मैंने पूछा क्या है, मैंने कहा अम्मा ये बिक गई हैं। सही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये कितने की बिकी है? मैंने कहा कि ये जो पेंटिंग उन्होंने पूछी थी मैंने बताया 1,20,000 की है। अच्छा। वो एकदम शॉक, तो कहती ये तो ठीक है, वो केड़ा कमीना है 1,20,000 सिर्फ पेंटिंग लाएगा। हाँ, और टोटल पेंटिंग तकरीबन 5 लाख की थी। तो मैंने बताया कि टोटल इतने, कहती कि कितने बेवकूफ़, भला तुम कोई प्लॉट खरीद लो, मतलब आर्ट क्या करोगे तुम इसको लेके। तो ये हमारे घर वालों को और सबको इस तरह से लगता था कि इसमें कुछ नहीं है, और इसी वजह से मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया गया था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, और लड़ता ही रहा हूँ हमेशा कि मुझे ये करना है, और उन्होंने कहा नहीं करना, मैंने कहा यही करना है। अच्छा जावेद भाई, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आप कहते हैं कि हर आर्टिस्ट की एक लैंग्वेज होती है, और वो विद द टाइम डेवलप होती है। पहले आपके रैंडम थॉट्स आते हैं, आप उसको स्केच करते हैं, उसको पेंट करते हैं, लेकिन बाद में आपका एक जॉनरा बन जाता है, आपका एक स्टाइल बन जाता है। तो आप किस स्टाइल में कर रहे हैं, और इससे पहले जो आपने रैंडम चीज़ें की वो उनके बारे में कुछ बताइएगा, और फिर अपना जो अब जो स्टाइल चल रहा है आपका उसके बारे में कुछ बताइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर किसी का, मुझे तो ऐसे ही लगता है, हो सकता है कुछ के साथ ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को एक स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़रना पड़ता है, और उसके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आती हैं। और हमारा मसला ये है कि हम लोगों को काम करने के बाद पता चल सकता है कि मैंने क्या किया है। हम जितना मर्ज़ी दिमाग लड़ा लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक हम स्केच नहीं कर लेते, पेंटिंग बना नहीं लेते, हम उसका रिज़ल्ट नहीं देख सकते। सो हमें करके देखना है। ठीक। तो वो एक चीज़ मेरे माइंड में है कि यार ये मैं करूँ, मैंने कर ली, बाज़ औक़ात वो बहुत बुरी होती थी, लेकिन मैं इमेजिन करता था वो बहुत कमाल होगी। सो इस वजह से फिर जो थॉट्स आती थी वो सारी थॉट्स पे काम करते रहे, पेंटिंग्स डिफरेंट बनाते रहे। हर 1 साल के बाद या कोई बुक पढ़ने के बाद, कोई आर्टिकल पढ़ने के बाद, वो हमारे आर्ट के एस्थेटिक्स चेंज हो जाते थे। ठीक। माइंड बदल जाता था कि यार मेरी ये बात नहीं, हाँ मुझे अब जब मैंने जॉन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है। इससे पहले मैंने खुद को इस तरह से नहीं देखा था।
तो एक नया रास्ता मिला और उस पर भी मैंने पेंटिंग बनाई। ठीक। और इसी तरह से फिर जो है वो इशफाक अहमद को पढ़ा और फिर कुछ और भी लिटरेचर के हवाले से हुई तो उस पर काम करना शुरू किया। हुंजा गया तो मुझे पता चला कि वहाँ का लिटरेसी रेट 98% है। तो मैं बहुत शौक था इस बात से और फिर मैंने कुछ लोगों से मिला भी, पता किया तो बाकी सब पढ़े लिखे थे। उस पर भी आगे फिर मैंने पेंटिंग बनाई। ज़बरदस्त। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ चीज़ें हम सीखते हैं, समझते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और वो उसी तरह से हमारे आर्ट में भी आती हैं। और होता रहा, डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनाता रहा। मास्टर्स में आके एक ख़ास स्टाइल कह सकते हैं उसे, वो शायद स्टाइल सर्टन टाइम तक होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ नया काम करूँगा, मैं उकता जाता हूँ अपने काम से, मैं कभी भी एक जैसा काम ज़्यादा अरसा तक नहीं कर सकता। तो उसके बाद एक पहले बहुत सारी डिफरेंट थॉट्स आती हैं। जिस तरह एक मेरी मुझे आता था कि फॉर एग्जांपल जॉन को मैंने शक्ल से नहीं देखा था, मैंने एक शेर पढ़ा था तो मैं परेशान था ये किसका है। और इसी तरह से मैंने एक पेंटिंग देखी और पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। पेंटिंग को देखने के बाद मैंने देखा कि आर्टिस्ट कौन है। अब मुझे ये लगता था कि लोगों को मैं जिन चीज़ों की वजह से याद रखता हूँ मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद मेरे लिए उस इंसान की शक्ल इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि वो चीज़ जिसकी वजह से वो मुझे याद रहता है। वो किसी का शेर हो सकता है, बिल्कुल, वो किसी की कोई पेंटिंग हो सकती है, वो उसकी कोई फिज़िकल, कोई जैसे कायद हैं तो उनकी कैप है, वो कैप की वजह से ज़्यादा हमें लगता है कि हाँ ये कायद है। वो सारा ख़त्म कर दो, सिर्फ कैप रख दो तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये। तो कुछ लोग इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लेते हैं कि उनके साथ जुड़ने वाली चीज़ें ज़्यादा उनकी पहचान बन जाती हैं। तो इस तरह की सोच भी आना शुरू हो गई। ठीक। जावेद भाई, अब जो आपका पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आप डिस्कस कर रहे थे कि हम वुमेन राइट्स की बड़ी बात करते हैं, हम हर वक्त उस चीज़ को फोकस करते रहते हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सुन के एक खुशी भी हुई और एक तरफ की हैरानी भी हुई कि ये पर्सपेक्टिव फर्स्ट टाइम हम सुने। तो वो पर्सपेक्टिव ज़रा हमें बताएं। हाँ, अब एक अंडरस्टूड सी बात है, फेमिनिज्म की बात है कि मेल फीमेल पे डोमिनेट करता है, बिल्कुल करता है, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात पे। और हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, इक्वल है, सब लोग रहें। मेरी भी मैं भी शादीशुदा हूँ तो हम लोग उसी तरह दोस्तों की तरह से ही रहते हैं। लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन मुझे ये लगता था, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि मेल पे भी डोमिनेट करता है, इवन फीमेल पे भी डोमिनेट करती है। हाँ, ये होता है कि जितना उसको हक है, अब फॉर एग्जांपल एक उस्ताद है तो उसको एक हद तक हक है कि वो शागिर्द को डांट सकता है, लेकिन वो अब वो उस तरह से मार नहीं सकता। वो अपने उस बड़ा होने का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मुझे उस पर एतराज़ है। ठीक। जो हायरार्की है हमारी सोसाइटी में बड़ा होने की, और बड़ा जो है वो हमेशा ठीक होगा, मुझे इस बात पे एतराज़ है। ठीक। हाँ, अगर वो हमारे काम में हमसे बड़ा है, वो एबिलिटीज़ में बड़ा है, तो मुझे मसला नहीं है। वो सिर्फ एज में बड़ा होने की वजह से वो हमारे ऊपर डोमिनेट करे तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सही। क्योंकि बड़ा होने में उसका क्या कमाल है, एज में बड़ा होने में, एज में बड़ा होने में उसका क्या कमाल, उसका क्या कमाल हो सकता है ना। माँ बाप का हो सकता है, मेरे खुदा का हो सकता है, उसका अपना कोई नहीं जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी डोमिनेट करता है कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ठीक हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करोगे। और अब मैं पेंटिंग की फील्ड में हूँ, एक पेंटिंग की फील्ड से नहीं है, लेकिन वो मुझसे एज में बड़ा है और वो मुझे कहता नहीं नहीं इसमें ये बनाया गया, मैं तुझे बता रहा हूँ भाई वो मेरी जो फील्ड है उसमें मैं बड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एज में बड़े हो सकते हैं लेकिन मेरी इस फील्ड में नहीं हो सकते। एज में बड़ा होने की वजह से मैं एहतराम करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन उस वजह से कि आप बड़े हैं, आप मुझे डांट भी सकते हैं, आप मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं ऐसे बड़ा होने को नहीं मानता। अब थिएटर में क्या होता है, अब थिएटर में एक्टिंग की जाती है ना, वो एक्ट किया जाता, तो मुझे लगता था ये जो बड़ा होने का मेरे साथ कर रहे हैं, ये एक्ट ही कर रहे हैं, ये उसी तरह एक ड्रामा कर रहे हैं। अब जो बड़ा है वो मुझे भी पता है, वो क्यों मुझे रोज़ बता रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, क्योंकि उसको मसला है, मुझे नहीं है, मुझे पता वो कितना बड़ा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसी बात पे हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, जावेद भाई से इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपके वक्त का, आपकी मेहनत का और इन तमाम पेंटिंग्स का, और हमारे देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए, मेगा सक्सेस पाकिस्तान को फॉलो करते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ तक हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी आपका।